उन्होंने ये बताया कि इस ब्रह्मांड में कोई भी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट, कैसे ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब ये ज्यूम कर सकते हैं कि दो अलग अलग बॉडीज के सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो इसका मास अगर m1 है, इसका मास m2 है। अब ये भी ज्यूम कर सकते हैं कि ये उन बॉडीज का सेंटर ऑफ मास है जिनका मास m1 और m2। सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, क्या एक्सिस होता है, सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। और इन दोनों के बीच का गैप यदि r है, इस r को अक्सर बच्चे क्लास 9 तक रेडियस मानते आते हैं, वैसा नहीं है, ये गैप है, गैप बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ बॉडीज। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी फोर्स से। वो फोर्स यहां पर लिखा जाएगा आपका F12, फोर्स ऑन वन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड, इसका नाम लिखा जाएगा F21, फोर्स ऑफ ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। पता है ये चीज में आया नहीं है, कल ही पढ़ा। सुनियो, तो इस फोर्स की वैल्यू को निकाला है। उन्हें बताया कि जो फोर्स है दोनों की वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी। दोनों का वैल्यू मतलब दोनों का सेम होगा। दोनों ही, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ के बीच में कह सकते हैं बराबर होगा। लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, उल्टी होगी। F21 या F12 एक दूसरे के होंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों बराबर हैं। ये साइन किसका है, बराबर नहीं दोनों का है। ये बता रहा है डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। इसको मैं कुछ समय के लिए शो कर रहा हूं F से, दोनों बराबर है तो नया नाम मैंने दिया F। न्यूटन जी कहते हैं कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ही फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब दोनों के बीच का जो फोर्स है उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल आपका होगा। आप इन दोनों को मर्ज कर दीजिए एक साथ, तो क्या मिलेगा आपको, m1 m2 by r²। यहां से गायब कर दो तो एक कांस्टेंट आपका आएगा m1 m2 by r²। इस g का नाम सबको पता होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी पता होगी आप सबको, g बराबर 6.67 10 की पावर माइनस क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका स्टेटमेंट तो लिखा है वही आप लिख सकते हैं। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ गैप बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट्स। इतना क्लास 9 तक भी हम पढ़ करके आ जाते हैं। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम है। कांस्टेंट है आपका, इस कांस्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होगा, इसकी यूनिट भी होगी। कोई कांस्टेंट का एक प्रकार हम पढ़ चुके हैं डायमेंशनल वाले चैप्टर में कि इसके द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। जैसे पाई कांस्टेंट है लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं है। ये कैसा है, तो डायमेंशन भी है, यूनिट भी है, लेकिन इसकी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। इतना तो क्लास 9 तक का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, जो नई बातें हैं जो क्लास 9 में नहीं होती। ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे की ओर लग रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी कि ये फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, रिपल्सिव नेचर का फोर्स नहीं होगा। फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो ये दो मासेस की बात चल रही है, तो ये हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा।
तो ये फोर्स हमेशा कैसा है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा। दूसरी बात, फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। तो डायरेक्शन किसी की तरह होगी, डायग्राम में देख के बताओ। दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगी। ऐसा नहीं है कि ये वाला मास इसे इधर को अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं, इधर को भी नहीं। कैसे करेगा, जो दोनों को लाइन मिला रही होगी। तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ मासेस। दूसरी बात, ये जो फोर्स आपका है वो इंटरनल फोर्स रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। दोनों को अगर एक सिस्टम मान लिया जाए तो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल फोर्स। दोनों के अलग सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी एक और है कि इन दोनों मासेस के बीच में आप कोई भी चीज रख दें, कोई भी मीडियम रख दें, जो मन करे, ईंट पत्थर जो भी आपका मन करे, पानी भर दो, इसके बीच में कुछ भर दो, तो इसके फोर्स का जो वैल्यू है ये वाला निकल के आया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फोर्स घटेगा नहीं ना बढ़ेगा। जबकि दो मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, बीच में कुछ रखते हो तो फोर्स कम हो जाएगा। दो चार्ज पार्टिकल्स है, फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर से फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स, बीच में कुछ मास रख दो, कोई चीज रख दो तो घट जाएगा। लेकिन ये फोर्स नहीं घटता है ना बढ़ता। ये आपका सन हो गया, ये पृथ्वी हो गई अर्थ, बीच में घूमता हुआ मून आ जाए बाई चांस, फिर तो फोर्स घट जाएगा, तो बीच में आ गया नहीं। तो ये फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि दोनों जो आपके पास मास हैं उनके बीच में क्या मीडियम है, उस मीडियम की फर्क इस पे फोर्स पर नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ये कुछ बातें हैं। ये जो फॉर्मूला है वो केवल पॉइंट मासेस के लिए ही वैलिड है। ऐसा नहीं है कि साहब ये मास बड़े बड़े कर दो। अगर बड़ा मास है, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा की बात करें, तो आप दोनों का सेंटर ऑफ मास लेकर सवाल सॉल्व करेंगे, सही है ना। क्योंकि ये जो दोनों मास है वो कैसे हैं, पॉइंट मास है। इतना दिया था कॉन्सेप्ट, अब इसको आप अप्लाई कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगने वाला है वो डिस्टेंस के साथ किस तरह वेरी कर रहा है, उनके बीच के गैप के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका। ये बात पल्ले पड़ गया। चलो अब मैं तुमसे इसी पर बेसिक सवाल पूछता हूं। एक ही मेरे पास ऑब्जेक्ट है, सपोज ये लोहे का बना हुआ है, एक पूरा स्फीयर है जिसका रेडियस r है। एक और मेरे पास ऐसा ही स्फीयर है जिसका भी रेडियस r है। दोनों ही आइडेंटिकल हैं, दोनों ही लोहे के बने हुए हैं, दोनों का मास भी सेम होगा, तो आइडेंटिकल है, सेम मटेरियल के हैं, सेम डेंसिटी के हैं, सेम रेडियस के हैं, बस तो सब कुछ सेम सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम सेम है। तो ये यहां पर है, इसका सेंटर आपका यहां मान लेते हैं। अब इनके बीच लगने वाला फोर्स F डिस्टेंस के साथ किस तरह वेरी करेगा, मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r² आना चाहिए। मतलब इसमें कहोगे इसका 2r हो जाएगा ना, r ये और r ये, तो 2r² आना चाहिए। एक बात लिख लो, ये मान लो a बराबर 4r² है, तो आप ये 4 का कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कांस्टेंट जो भी आएगा वो इसके अंदर चला जाएगा। ये लिखना सही रहेगा या ये लिखना सही रहेगा या कुछ और आएगा, आपको मुझे बताना है कि इनके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स और इनके सेंटर्स के बीच का जो गैप है उनके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। न्यूटन साहब की अगर बात सुने, उन्होंने कहा है कि आप एक काम करो, इसका मास वैल्यू कर लो, इसका मास वैल्यू कर लो सेंटर पर, ये तो माना। अब फिर लगा दो फॉर्मूला, M बराबर G M × M बाई
गैप के बीच का गैप कितना हो गया? 2r। ये हो जाएगा। यहां से आपके मन में क्या निकल के आया? लेकिन ये यहां पर नहीं, सही नहीं है। न्यूटन साहब ने बताया, लेकिन उसको हमने अप्लाई ढंग से नहीं किया। क्लास 9 में तो सवाल ऐसे आते नहीं। इसमें क्या करना करते, आपको क्या क्या किया गया है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में? दोनों का साइज सेम है, डेंसिटी सेम है, मटेरियल सेम है। मास तो आपको निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं? दोनों का क्या क्या सेम है? डेंसिटी सेम है। आपको देखो ध्यान से, ये मास जो है क्या इसके अंदर तो आर नहीं आ रहा है। जो न्यूटन साहब ने कहा था कि ये जो फॉर्मूला है वैलिड फॉर 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट, उनका साइज कुछ नहीं था, वो खुद में क्या थे? पॉइंट मास थे। लेकिन ये जो मास आपको दिखाई दे रहा है भैया, ये डिपेंड किस बात पे करेगा? ये करेगा कि इसका साइज क्या है, इसका वॉल्यूम कितना है, नहीं करेगा। ये इस m के अंदर भी r छुपा बैठा है। मास की बात करें आप, मास का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैंने पूछा है f और r में क्या रिलेशन होगा, तो कांस्टेंट हम इसके अंदर लाएंगे। तो मास जो आपने पुट किया है ना, ये मास इसकी बात कर रहे हैं। मास का मतलब क्या होता है? मास बराबर वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब इंटू, यहां पे क्या चीज है ये? m स्क्वायर, पुट द वैल्यू। m बराबर g कांस्टेंट हो गया, m स्क्वायर 4/3 पाई रो इंटू r6 हो जाएगा, बट्टे 2 दूनी 4 इंटू, ये पूरा सिस्टम कांस्टेंट है कि नहीं? देखो ध्यान से, डेंसिटी कांस्टेंट है इसकी, तो F प्रोपोर्शनल टू कितना आया? की पावर 4। ये 2 बार कट जाएगा। बात वही लगाई है, हमने पढ़ करके आए हैं, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन वो चीज क्या है? वैलिड फॉर ओनली पॉइंट मास। सिस्टम वही लगाया है मैंने, वही लगाया फॉर्मूला, बस m को ध्यान से देखा है। मास जो है वो कहां भरा पड़ा रहेगा? वॉल्यूम के अंदर होगा, इसलिए तो वॉल्यूम से आपको इसको निकालना है। बात नहीं बोलने पड़ी। तो ऐसा मत कर देना कि फोर्स देखा और शुरू हो गए। तो ये बात ऐसा मत कर देना कि साहब देखो फोर्स को देखा, हाँ हमने कहा था m प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सही आंसर ये वाला लगा। तो ये भी निकल के आ सकता है। आया उसी फॉर्मूले से, करेक्ट से आया है, उसी से आया। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट। अच्छा चलो, अब एक सवाल में इसमें और देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। सारा नंबर लगवा दो और पहले तक का सब नंबर लगवा दे। सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले का सवाल देते हैं। इस चैप्टर में लिख कर देते हैं पहले 2-3 चैप्टर। चलो, एक ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसका मास है मान लीजिए सपोज 4 किलोग्राम। ठीक। एक और मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लेते हैं 6 किलोग्राम। दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, इनके सेंटर के बीच का गैप कुछ है r, बहुत दूर रखे हुए हैं। इतनी दूर नहीं है कि मैंने इंफिनिटी करो। अब ये दोनों मैंने पकड़ रखे हैं आराम से, दोनों रखे हुए वैक्यूम में, इनके बीच कुछ फोर्स लगा होगा। ठीक है, तो अब चलो पहले m में मास कर लेते हैं, छोटा m और बड़ा m। एक थोड़ा भारी है, थोड़ा हल्का है। ठीक है जी, इनके बीच कुछ फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा होगा जी? F12 कह लो या F21 कह लो, कितना होगा वो? जी छोटा m बड़ा m बाई r, दोनों के सेंटर्स के गैप के बीच का गैप है, लगा सकते हैं आराम से। चलो ये बात हो गई। अब मुझे बताइए इन दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा? दोनों एक दूसरे अटैच होंगे, मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर फिर तो हम तो मूव ही नहीं कर रहे,
ये दोनों बैठे हैं, बीच में फोर्स लग रहा होगा, एक का मास m1 एक का मास m2, गैप भी अच्छा खासा है। फिर तो क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर तो ये भी सर्व के तरह हो जाएगी, ये भी स्ट्रेट बोर्ड में हो जाएगा। फिर तो सर आप भी आ जाओगे। हाँ, हम भी अपडेट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? हम केवल बात कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट की, पृथ्वी अपना काम करेगी। पृथ्वी बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, वो भी हमें खींचेगी, तो उधर की नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू साइड वाला फोर्स। तो वो यहाँ पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल को हम कुछ समय के लिए नेगेटिव मान लेते हैं, और इस पर रखे हैं जहां पर कोई भी किसी भी ग्रह का, प्लेनेट का अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, वहां की बात कर रहे हैं। अदरवाइज फोर्स मूव करेंगे ही नहीं। अब ये इधर को भगेगा, छोड़ने पर इधर को भगेगा, नहीं भगेगा, भगेंगे। तो मुझे बताना है इन अलग अलग दोनों बॉडीज का एक्सीलरेशन कितना होगा। मतलब A12 बताना है और A21 बताना है। इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी। ये बता, क्या ये भी दोनों का सेम होगा, अलग अलग होगा? चलो मेरे पहले पता करते हैं A12। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है F बाई मास। यदि आपने बात की A12 की, तो A12 की बात करेंगे, पहले का है कि दूसरे का है? पहले का। मास कौन सा वाला, फोर्स कौन सा वाला, वही तो आएगा भाई। आप सोच के देखिए, सिंपल सा फंडा है। ये ऑब्जेक्ट है, 2 किलोग्राम इसका मास हो गया, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। इसका ए कितना होगा, इस पर लगने वाला फोर्स इसी का ही मास, ये तो होता है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है और इसका मास। तो मैंने बात की A12 की, इस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, F12 इधर को होगा, इस पर लगने वाला फोर्स इसी का ही मास। F12 कितना है, G M1, छोटा m है, M2 बटे R स्क्वायर इंटू इसी का मास, M से M कट जाएगा, कितना आंसर आया, M बड़ा M बटे R स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका निकल के आया है एक्सीलरेशन। अच्छा, A2 पर कितना निकल के आएगा, जब सेकंड में कितना फोर्स लग रहा है, G छोटा m बड़ा M बटे R स्क्वायर, इसका मास कौन सा, बड़े वाला कट गया। तो A21 आपका निकल के आया G छोटा m बटे R स्क्वायर। चलो अब दोनों को ध्यान देखो, दो ऑब्जेक्ट से रखे हुए थे, दोनों का मास अलग अलग था, फोर्स दोनों पर सेम था, लेकिन दोनों का एक्सीलरेशन कैसा है, अलग अलग क्यों है, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। हमको पता है यदि इसका मास 2 किलोग्राम है, दायरे में रहे, इसका ये कितना हो जाएगा जी, 20 बाई 2। इसका मैं मास कर दूं 4 किलोग्राम, 20 बटे 4। फोर्स बेशक सेम रहा, मास वेरी करने से इसका ए चेंज हो जाएगा। तो इसमें से किसका ए ज्यादा होगा, छोटा वाला की, जिसका मास ज्यादा होगा उसका ज्यादा हो जाएगा। भाई एम से एम कट गया, A12 है कि A21 है, आप ये मत बोलो इसका मास ज्यादा होगा, उल्टा बोल के ध्यान देखो, इसका मास ज्यादा है, मास तो इसका ज्यादा है, लेकिन ये पहले वाला का एक्सीलरेशन है ना, मास ज्यादा होने पर तो एक्सीलरेशन छोटा आ जाएगा। 4 था तो एक्सीलरेशन 5 आया, अगर मास 1 कर दूंगा तो 1 20 आएगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन लग उल्टा रहा है, मास ए डिपेंड ऑन द एक्सीलरेशन। जिस मास ज्यादा एक्सीलरेशन, लेकिन ज्यादा कौन सा है, जिसका मास छोटा है वो उसका एक्सीलरेशन है, इसका एक्सीलरेशन है डिपेंड कर रहा है इसके मास पर। पहले वाले का एक्सीलरेशन आपका है A12,
वो डिपेंड किस बात पर कर रहा है, दूसरे वाले के मास पर डिपेंड कर रहा है। तो ज्यादा किसका होगा एक्सीलरेशन, जिसका मास छोटा होगा। वो डिपेंड करेगा किस बात पर, उसके बगल में कौन सा मास रखा है जो उसे खींच रहा है। सही है जी। अब ये बात सोचो, ये पैर है और ये पृथ्वी है, जितना पृथ्वी फोर्स इस पे लगाएगी उतना ये फोर्स पृथ्वी पे लगाएगा, लेकिन पृथ्वी से खींच लेती है, ना कि ये खींच पाता पृथ्वी को। क्यों? मास ज्यादा है, इसका फोर्स बराबर बेशक है उसके, लेकिन एक्सीलरेशन तो भैया ज्यादा किसका होगा, इसका होगा। चलो तो ये बातें पहले पड़ गई भाई। एक्सीलरेशन बेशक दो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहां बनाऊं इस पर दोबारा से एक चीज, ये हमारे पास पृथ्वी है, अर्थ है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स बराबर होगा, तो कौन कैसे खींच लेगा, क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स तो बराबर है इसका, लेकिन मास ज्यादा है तो उसका एक कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो एक टेंस टू 0 मान लो, बिल्कुल खींच नहीं पाएगा। बात पहले पड़ गई। चलो अब यहां से काम करते हैं, हम इन दोनों मासेस की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये मान लेते हैं मास 2 किलोग्राम का है और ये मास मान लेते हैं आप सपोज 10 किलोग्राम का है, और ये दोनों मास रखे गए हैं किसी अदर प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर कि वैक्यूम में रख दिए गए हैं, और कहीं मतलब ऐसे रखे गए हैं पृथ्वी पर किसी का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे मासेस, जिससे इनकी कुछ स्पीड हो जाएगी, ये ऐसे बढ़ रहे होंगे। अभी तो इनकी स्पीड 0 है क्योंकि मैंने पकड़ रखे हैं ऐसे आराम से। अब जब ये अट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, माना किसी क्षण पर इसकी स्पीड हो जाती है फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ने वाली स्पीड। जब ये 4 से आगे बढ़ रहा होगा तो बताओ 10 वाला जो है वो किस स्पीड से इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। थोड़ा ऐसे बढ़ेंगे क्योंकि इसके पास कुछ ए होगा, अभी इसका वेलोसिटी 0 है, ये है तो उसके पास स्पीड बढ़ेगी इसकी, कुछ टर्म बाद कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसकी स्पीड 4 होगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी उस समय, 0.8। अब देखो यहां पर सबसे आसान कॉन्सेप्ट देखो, इनिशियली दोनों रेस्ट ऑब्जेक्ट है, तो मोशन में आ गए। अच्छा, क्या इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है? जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, आपको लगा रहा है, क्योंकि सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, तो क्या चीज कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कहता है कि पहला मोमेंटम बराबर बाद वाला। इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम मतलब इन दिस कंडीशन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, उनको रेस्ट में। तो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों करने वाले, क्योंकि फोर्स कैसा है 0 F। तो मोमेंटम पहला 2 गुणा 0 प्लस 10 गुणा बराबर बात मोमेंटम 4 गुणा मास 2, इसका मास हो गया 4 की स्पीड प्लस लगा है, सब लगा है, देखो 10 इंटू 20 मैंने प्लस लगाया यहाँ पर, मैंने क्या लगा दिया, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्शन को इस्तेमाल फिलहाल नहीं किया है, मुझको एरो बता रहा है किधर जा रहा हूं, वैल्यू बता देगी कि नहीं, ये मुझे क्या बताएगा, कितना निकल के आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, इधर 8 पॉइंट, ये आपका वैल्यू निकाल लो सीधे वाला, कितनी आएगी तुम्हारी 0.8। माइनस का चक्कर मैंने यहाँ पे जानबूझ के गायब कर दिया, क्यों करते हैं, मुझे पता है कि मैं किधर जा रहा हूँ इधर। यदि आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है तो आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ये आप लगाएंगे फिर तो 4 गुणा 2 जो इसका है, ये उधर जा रहा है तो मास लगा देंगे, उससे फिर प्लस का आ जाएगा।
चाहे तो आप इसमें कर सकते हैं इसको -b, तो आपका ये आ जाएगा। अब भी आपका प्लस का आया क्योंकि आपने इस साइड लिया है, ये आपको साइन बताएगा इतना, तो स्पीड आप निकल के आ गई, या फिर क्या लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे अप्लाई किया गया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका निकाल लिया हमने। अब मुझे बताइए जब ये आगे जा रहे होंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से कितना जा रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। हमको एक बात भली भांति पता है, क्या पता है, ये अंतर आपका आगे पॉइंट निकल के आ गया, VCM बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 बटे M1 प्लस M2, पता है कि नहीं पता? मुझको इसकी भी स्पीड मिल गई 0.8, ठीक है। M1 कितना है 2, M2 कितना है 10, लगा सकते हैं तो फॉर्मूला, चूंकि वेलोसिटी है तो आप इस पे एरो का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको नहीं पता किधर को जाना है, अब आप प्रॉपर दिशा लगाइए, M1 V1 प्लस M2 V2 -0.8, ये दिशा पॉजिटिव, ये दिशा नेगेटिव। M1 प्लस M2 कर दें तो ये कितना हो गया 8, 0 हो जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। देख लियो साहब, क्यों नहीं करता इस सवाल में नहीं, हर सवाल में जब दो बॉडीज एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स से एक तरफ को आएंगी तो सेंटर, उनके पास देखो एक्सेशन भी है, दोनों के पास फोर्स भी है, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक सिस्टम मान लूं तो कुल कितना मास होगा सिस्टम में 12 किलोग्राम। अच्छा, इस सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है सर? नेट फोर्स F नेट, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स 1 2 प्लस F 2 1, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट रिवर्स इन डायरेक्शन। ये क्या आपका F12 है, ये कितना हो जाएगा -F12, कितना कट के आया? इस सिस्टम पर नेट फोर्स कितना आ गया? समझेगा, नेट फोर्स कितना है 0। फिर तो इसका ACM भी 0 आना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है जी, यहाँ से चलो टाइम ओवर हो गया है, कल निकालें।